हेलो एवरीवन। आज हम आधुनिक भारत का एक चैप्टर है, भारत में यूरोपियों का आगमन, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अनिवार्य है। तो आज हम देखेंगे कि यूरोप से कौन कौन से देश किस क्रम से भारत में व्यापार करने आए हुए थे। ठीक है, यूरोप आप जानते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है सबसे टॉप पर, और वहाँ की कुछ कंट्रीज हैं जो भारत में व्यापार करने आई थी। ठीक है, क्रम से हम देखेंगे सब चीज़ों को कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था। जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली जो हैं वो भारत में व्यापार करने सबसे पहले आए थे। ठीक है, चलिए तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि मार्को पोलो, ठीक, ये एक चीनी यात्री थे जिन्होंने बताया था पूर्वी देशों में, जब ये पूरे देश में भ्रमण करने निकले थे तो इन्होंने देखा था कि भारत में या पूर्वी देशों में किस प्रकार की धन संपदा और खनिज पदार्थ इतने उपलब्ध हैं कि जहां से व्यापार बहुत बड़े स्तर पर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने जो है बताया कि पूर्वी देशों में बेशुमार धन के बारे में अवगत कराया। किसको? यूरोपीय देशों को। जब उनको पता चला कि अच्छा पूर्व के देश यानी कि चाइना हो गया, रशिया हो गया, आपका इंडिया हो गया, इन सभी क्षेत्रों में किस प्रकार के धन है, तो इससे क्या हुआ कि यूरोपीय देशों में एक लालसा उत्पन्न हुई कि हमको जो है अब व्यापार करने पूरब की ओर आना चाहिए। ठीक, उस चीज के बारे में जब इन्होंने ये सारी चीजें बताई, उस समय तक इटली जो आप देख रहे हैं, इटली ने क्या किया था, लमसम पूरे पूर्वी क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया था व्यापार करने के लिए। कैसे? आप एटलस अपना निकाल करके देखें कि इटली की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो इटली जहां पर है उसके नीचे भूमध्य सागर है, फिर इधर आपका अफ्रीका पड़ेगा, वहां पर मिस्र होगा, फिर रेड सी होगा, लाल सागर जिसे कहते हैं। ठीक, और इधर से आप देखेंगे तो पूरा आपको दिखाई देगा कि वो किस तरीके से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से कनेक्ट करते हुए भारत की ओर व्यापार करते थे। क्योंकि इटली ऐसी जगह पर था जहां पर सागर भी मिलते थे और स्थलीय भाग भी थे, यानी कि जल मार्ग से भी और स्थलीय मार्ग से भी, ये दोनों तरह से पूर्वी देशों पर व्यापार करते थे और अधिक से अधिक धन अर्जन करने का काम किया करते थे। क्योंकि इटली का अधिकार बहुत बढ़िया से था तो वो अन्य देशों को व्यापार करने के लिए रोकता था, क्योंकि उसका पूरा अधिकार था सागर पर भी और स्थलीय भागों पर। और आप उसके अगल बगल देखेंगे तो पुर्तगाल, स्पेन, ये सभी बाकी जो है अटलांटिक मतलब ओशियन की तरफ इनके भाग हैं। ठीक, तो जब इन देशों ने देखा कि इटली इस प्रकार से इतना धन अर्जित कर रहा तो हम ही क्यों नहीं। ठीक, तो बाकी सब देशों ने बेड़ा उठाना शुरू किया कि कोई एक ऐसा मार्ग उठाया जाए जिससे हम पूर्वी देशों में व्यापार को कर सकें। ठीक, तो उस क्रम में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है राजकुमार हेनरी। राजकुमार हेनरी देखेंगे, बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजकुमार हेनरी जो है वो एक पुर्तगाल के नाविक हैं। इटली के ठीक बगल में आप देखेंगे कुछ ही दूरी पर स्पेन के बगल में पुर्तगाल है, वहां के एक नाविक थे। इन्होंने क्या किया था कि अपनी पूरी लाइफ, पूरा जीवन जो है ये पूर्वी देशों में अर्थात भारत की खोज में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन इनको वो मुकाम हासिल नहीं हुआ, ये भारत की खोज नहीं कर पाए, असफल हुए। लेकिन इनको योगदान जाता है कि काफी स्तर पर इन्होंने समुद्र की कई चीजों के बारे में जानकारी अर्जित की थी। ठीक है, फिर आते हैं 1487, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 1487 की बात करें, बार्थोलोमियो दियाज, क्या नाम है इनका? बार्थोलोमियो दियाज। ठीक, ये भी एक पुर्तगाली ही नाविक थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि मीन्स जैसे कि हम समझें कि अगर ये आपका यूरोप है, यूरोप से फिर अफ्रीका होते हुए ये कहाँ आते हैं? इंडिया पर, ये इंडिया आते हैं। ठीक, लेकिन जो बार्थोलोमियो दियाज थे ये यूरोप यानी कि पुर्तगाल से निकले तो, लेकिन वो आते आते कहां तक पहुंचे? केप ऑफ गुड होप। आप अगर अपने मैप में देखें तो अफ्रीका को देखें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है आप देखेंगे ठीक उसके नीचे है, यूरोप के ठीक नीचे है, आप देखेंगे वहां पर तो ये जो नामीबिया और नीचे आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका जो मिलता है कॉर्नर पे, यहां पर एक पॉइंट है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। अपना एटलस साथ में रखेंगे ताकि समझने में आसानी होगी। तो आप देखेंगे कि जो अफ्रीका
यस अफ्रीका है, उसमें देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका है, उसका जो एकदम बॉटम एरिया है वहीं पर आपको एक पॉइंट मिलेगा, वहां लिखा होगा केप ऑफ गुड होप, आई थिंक वहां पे कैपटाउन भी वहां लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां तक कौन, बार्थोलोमियो दियाज जो हैं वो यहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो रुक जाते हैं, मतलब इसके आगे वो रास्ता नहीं देख पाते हैं कि मतलब उसके आगे कहां जाना, तो फिर वो यहां से वो वापस लौटकर चले आते हैं। ठीक, अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आप सब लोग जानते हैं कि एक और टॉपिक लिख लेंगे 1498, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक, 1498 में ये खोज करने निकलते हैं और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए कहां पहुंच जाते हैं, इंडिया। और इंडिया में कहा, कालीकट के बंदरगाह पर जहां पहुंचते हैं वो कौन सा होता है, कालीकट के बंदरगाह पर ये पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के एक सम्राट हैं अल्वारोज जी, उनके नेतृत्व में जो है एक बहुत ही सेना भेजी जाती है बड़े संख्या में, लमसम 1200 से भी अधिक लोगों की सेना जो है वो भारत में भेजी जाती है। ठीक, ताकि वो जो है वहां पर अधिकार जमा सके, जमोरिन को परास्त कर सके, जो वहां पे उस समय हिंदू शासक हुआ करते थे भारत के। ठीक, लेकिन जमोरिन से पहले इनको क्या हुआ, अरबों से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि वो व्यापार पर अधिकार बनाए रखना चाहते थे। तो अरबों के साथ युद्ध में भी इनकी जीत होती है, अरब परास्त होते हैं और उसके बाद फिर ये व्यापार करने जो है वो भारत पर शुरुआत करते हैं। ठीक, सब जानते हैं कि भारत पर ये व्यापार करने आए हुए थे, लेकिन इनका एक छुपा हुआ एजेंडा ये भी था कि ये अपने ईसाई धर्म का वहां पर प्रचार और प्रसार भी करना चाहते थे, जिससे कि वो वहां पे हिंदू शासकों या किसी और के साथ घुल मिल जाएं और इनको व्यापार करने में आसानी हो, क्योंकि सब एक ही धर्म विशेष के हो जाएंगे तो आप भी जानते हैं कि कोई किसी से आपत्ति नहीं दर्ज करेगा। तो इनका छुपा हुआ एजेंडा ये भी था कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने भी भारत में आए थे। ठीक, तो इन सभी चीजों के सब चीजें हो गई। उसके उपरांत क्या हुआ कि जब सम्राट भारत में आ चुके थे, उनका अधिकार हो चुका था, तो उसके बाद जो प्रथम गवर्नर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त होता है 1505 में, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, इस चीज को याद रखेंगे कि 1505 में जो भारत का गवर्नर नियुक्त होता है वो कौन होते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भी कई बार पूछा गया है कि पुर्तगाल की तरफ से सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी गवर्नर कौन था, तो उनका क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक, इसी क्रम में दूसरे जो है, लंबा कार्यकाल नहीं रहा, कुछ वर्षों तक रहे, उसके बाद इनका समाप्त हो गया। फिर 1509 में द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक, अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो 1509 में द्वितीय गवर्नर पुर्तगाल की तरफ से भारत में नियुक्त किए गए थे। ठीक, सबसे ज्यादा प्रभुत्व इन्हीं का माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का, क्योंकि इन्होंने भारत में व्यापार के स्तर को लेकर के, अपने साम्राज्य के स्तर को लेकर के बढ़ाने का सबसे बड़े स्तर पर जो कार्य किया था वो कार्य किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक, उसमें इन्होंने सबसे जो मतलब अपने साम्राज्य विस्तार में जो सबसे ठोस शुरुआत की थी वो इस प्रकार थी कि 1510 में बीजापुर से जो है इन्होंने गोवा राज्य को छीन लिया था। पूछा जाता है कि गोवा को बीजापुर से अलग करने वाले कौन थे, तो वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और किस सन में थे, तो वो रहा आपका 1510 ईस्वी में। ठीक, देखिए भारत की खोज का अर्थ ये मत समझिएगा कि जो है ये कहीं ढूंढा गया, भारत तब भी था, उनसे बहुत समय पहले से भी व्यापार हुआ करता था। क्योंकि समुद्री मार्ग खोजने की बात की गई कि समुद्री मार्ग से कैसे जाया जाता है, तो इसलिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं या कहते रहते हैं कि भारत की खोज की गई। ठीक, लेकिन भारत पहले से ही था, जर्मनी बहुत पहले से ही, सॉरी इटली जो है वो बहुत पहले से यहाँ पूर्वी देशों में व्यापार करता था। आप एटलस निकालिए, उसमें देखेंगे कि भूमध्य सागर के ठीक नीचे मिस्र है, ठीक, लाल सागर के इधर बगल में अरब देश है।
तो जब अरब ने मिस्र पर जीत हासिल कर दी तो ये जो क्षेत्र था वो बाधित हो गया। ठीक, तो इधर से बाकी जितने भी पुर्तगाली देश थे वो स्थलीय मार्ग से जो है इधर व्यापार नहीं कर सकते थे, पूरी तरीके से यहाँ पर अरब का राज्य हो गया। इसी कारण जो है बाकी देशों ने समुद्र मार्ग अपनाया जिससे कि वो भारत जाकर व्यापार कर सके। ठीक, इस क्लास में इतना ही, बाकी इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे जिसमें और अच्छे से जानेंगे कि अब इनके द्वारा अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा और किन किन योजनाओं से कहां कहां पर इन्होंने अपनी कंपनियां स्टैब्लिश की, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, इन सभी चीजों के बारे में अगली क्लास में जानेंगे। थैंक यू।